दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है संसद, राज्यसभा, लोकसभा और प्रमुख समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संसद, राज्यसभा, लोकसभा और समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। इसके बाद ये स्वतः भंग हो जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है और वर्तमान में ये 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है। तो आप गणपूर्ति या कोरम जानते हैं, सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होता है। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग इनमें से जो भी अधिक होगी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए इनडायरेक्ट यानी जो है अप्रत्यक्ष मेथड प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसलिए राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है कहाँ पर। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या चतुर्थ अनुसूची में। तो सही उत्तर है, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान की तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित है, जिसमें संघ के मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि हैं। तो सही उत्तर, भारतीय संविधान की तृतीय सूची में संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। तो उत्तर है, लोकसभा के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख अधिकारी है और लोकसभा की सभी कार्रवाइयों का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है। वो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन है जीवी मावलंकर, एएस आयंगर, हुकुम सिंह या नीलम संजीव रेड्डी। तो सही उत्तर, जीवी मावलंकर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। उसके बाद गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना गया और वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप जानते हैं, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा।
तो उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष का। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब। देखिए, अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, बिल्कुल सही। वह अध्यक्षता नहीं करेगा और वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा। वो सदन में उपस्थित नहीं रहेगा, ये सही नहीं है। दोस्तों, 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वह अध्यक्षता नहीं करेगा, वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 96 के खंड 1 के अनुसार जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो संसद की अध्यक्षता, ये सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 96 के खंड 2 के अनुसार ऐसी स्थिति में उन्हें लोकसभा में बोलने और उनकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषयों पर प्रथमतः ही मत देने का हक होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का हक नहीं होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 100 के खंड 1 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसके निर्णायक मत का अधिकार होगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद में किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? तो उत्तर है पीएसी यानी लोक लेखा समिति को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। इस समिति में आप जानते हैं 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। इस समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो सही उत्तर लोकसभा के प्रति। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण कार्यपालिका का जन निर्वाचित सभा यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अतः भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको कूट के आधार पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न तो 1 न 2। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, न कि प्रधानमंत्री में। इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो इस तरह से कथन 2 भी गलत हैं। आप जान लीजिए दोनों ही कथन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं के भारत में प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है? अपना उत्तर कूट के आधार पर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वीपी सिंह ये 1989-90 में रहे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर, फिर उसके बाद HD देवगौड़ा और लास्ट में इंद्र कुमार गुजराल। तो आप देख सकते हैं सही कोट आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये है अनुच्छेद 75(3). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व तो संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है। इसके तहत किसी मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। साथ ही मंत्रिमंडल का निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 6 महीने, अनिश्चित काल के लिए या अधिकतम 6 महीने के लिए। तो सही उत्तर अधिकतम 6 महीने के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना जरूरी है और संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में या प्रधानमंत्री द्वारा। तो सही उत्तर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट द्वारा। मंत्रिपरिषद का गठन सभी मंत्रियों, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री से मिलकर होता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये मंत्रिमंडल अत्यंत शक्तिशाली निकाय है जो वास्तव में केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार को जाना जाता है किस सरकार के रूप में? तो आप जान लीजिए, उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में। दोस्तों सरकार की संसदीय व्यवस्था वो है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का पाश्चात्य स्वरूप कहा जाता है। ये व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किस संबंध में? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में? तो सही उत्तर है साधारण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जब किसी साधारण विधेयक पर विचार किया जाता है और दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या विधान परिषद का अध्यक्ष? तो सही उत्तर संसद हो जाएगा। किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका उत्साधन संसद संबंधित राज्य की विधानसभा के प्रस्ताव पर करती है, जैसा कि अनुच्छेद 169 के खंड 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 169 के 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया हो। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है किसके समक्ष? तो सही उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों आप जान लीजिए, लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के सदस्य 7 सदस्यों सहित कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद से व्यक्त होता है क्या? यानी भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारत की संसद का गठन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है किसको?
तो सही उत्तर राष्ट्रपति को ऑप्शन बी। और ये है अनुच्छेद 53। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या साधारण विधेयक? तो याद रखिएगा, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति या गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको बताना है। तो उत्तर है लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या संसद को? तो सही उत्तर संसद को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वो ठीक समझें संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को वर्ष 1975 में भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया था। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या मंत्रिमंडल को? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संसद को। भारतीय संविधान में किसी नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति संसद को दी गई है। अगला प्रश्न है, संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? तो सही उत्तर अधिकतम 6 महीने तक। याद रखिएगा, यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारित करता है तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो समस्त सदस्य संख्या का 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार, अनुच्छेद 100 सब सेक्शन 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में कौन सा सही है? तो आप जान लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर या सेवानिवृत्त हो जाता है। आप जान लीजिए, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं और उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है? तो सही उत्तर, राज्यसभा का जो सभापति है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। अगर आप सभापति की बात करें तो ये उपराष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 89(1) में कहा गया है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली को अपनाया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इसलिए राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऑप्शन है 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो सही उत्तर 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंधों के आधार पर धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा द्वारा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर जो है ये या सिफारिशों के बिना लोकसभा को वापस भेजना होता है। 14 दिन की समाप्ति के बाद धन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आप जानते हैं लोकसभा में। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की संस्तुति लेना जरूरी है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं किस संबंध में? तो आप सभी जानते हैं नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करने से संबंध में राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति का एकाधिकार होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो सही उत्तर 1 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित ये प्रस्ताव केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की ये अनन्य शक्ति है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई कानून बना सकती है यदि? देखिए, सभी राज्य सहमत हों, कुछ राज्य सहमत हों, संबंधित राज्य सहमत हों या किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो सही उत्तर किसी भी राज्य की सहमति के बिना। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में और अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में और अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 के तहत किसी भी राज्य की सहमति के बिना संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं उसमें राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें, मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 12 और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कम से अधिक की ओर, तो सबसे कम राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 11, कर्नाटक में 12 और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो उत्तर है राज्यसभा, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो क्रम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान में ये वर्णन है कि
देखिए, मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में, मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसके भी उपलब्ध न रहने पर उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 जो है विकल्प में है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को और अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल राज्य की विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 2020 को ये व्यवस्था समाप्त हो गई है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की अवधि को नहीं बढ़ाया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण होता है, जिसे अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य और ऐसे सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है? तो कोई नहीं कर सकता है राज्यसभा को विघटित। जो है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसके अलावा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। ये तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 83 के खंड 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, लेकिन उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र निवृत्त होंगे। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होगी, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो उत्तर है, आप जान लीजिए, कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित या निर्मित करने की संस्तुति करना। दोस्तों, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत जो है मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन राज्यसभा की एकांतिक या अनन्य अधिकार है। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित हैं किसमें? तो सही उत्तर राष्ट्रपति में। आप देख सकते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 53 के खंड 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 77 के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसको प्रधानमंत्री उपलब्ध कराए, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका उल्लिखित है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है।
संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान नहीं है। संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है, वो मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के रूप में किसी वर्गीकरण का उल्लेख नहीं करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सही उत्तर राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) में उल्लिखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष या अवधि निश्चित नहीं? सही उत्तर 2 माह। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा उसे इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ये उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और अनुच्छेद 356(3) के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 356(3) के अनुसार इस उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और यह 2 मास की समाप्ति के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 118। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती हैं तब कौन इनको बुलाता है? सही उत्तर राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। धन विधेयक से इतर या धन विधेयक के अतिरिक्त किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति या विरोध की दशा में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की जो ज्वाइंट मीटिंग है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 178(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो आप जान लीजिए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं, जिन्होंने 9 अगस्त 2018 को पीजे कुरियन के स्थान पर जो है ये पदभार ग्रहण किया है। 14 सितंबर 2020 को इन्हें दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो संसद, लोकसभा, राज्यसभा और समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पहला भाग है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 14वीं लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है चरणजीत सिंह अटवाल। 14वीं लोकसभा का कार्यकाल 17 मई 2004 से 18 मई 2009 तक था और इसके उपाध्यक्ष पद पर शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल को चुना गया था। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 17 जून 2019 से प्रारंभ हुआ। इसमें वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, जिन्होंने सुमित्रा महाजन के बाद इस पद को प्राप्त किया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। वर्तमान में ये पद रिक्त है क्योंकि लोकसभा में किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 10% से अधिक सीट नहीं है। वर्तमान उपाध्यक्ष थम्बी दुरई का कार्यकाल 16वीं लोकसभा के भंग होने से पूर्व 25/5/19 तक हो गया है। दोस्तों, नवगठित लोकसभा का कार्यकाल उसके
प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक रहता है, जान लीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान तथा विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद, राज्यसभा और लोकसभा तथा विभिन्न समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।